नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। चार के वार में सबसे पहले आज बात होगी जोशीमठ शहर पर आए संकट की। वहां इस वक्त दहशत का माहौल है, सरकार अलर्ट हो गई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगी मेरे सहयोगी सोनिका सिंह। नमस्कार, चार के वार में मैं सोनिका सिंह आपको बताऊंगी इंदौर में प्रवासी सम्मेलन की खबर। पूरी खबर बताऊंगी विस्तार से, लेकिन चार के वार में अगली क्या खबर रहने वाली है आपको बताएंगे मेरी सहयोगी पलक प्रकाश। नमस्कार, चार के वार में मैं पलक प्रकाश आपको बताऊंगी खबर वाराणसी से, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हैं। पूरी खबर विस्तार से बताऊंगी, अगली खबर बताएगी हमारी सहयोगी आयुषी शेखावत। नमस्कार, चार के वार में मैं आयुषी शेखावत आपको ले चलूंगी पतंगों की दुनिया में। जी हां, अहमदाबाद में पतंग महोत्सव शुरू हो चुका है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं जोशीमठ शहर में क्या हालात हैं। पूजा से देखिए, बिल्कुल जहां तक बात जोशीमठ की है, वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और तस्वीर देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और वहां पर हमारी मुहिम भी लगातार चल रही है, क्योंकि उस मुहिम में हम आपको ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको वहां की हकीकत से वाकिफ करा सकें। अब रुक करेंगे जोशीमठ मामले पर। इस वक्त किस तरीके से केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। थोड़ी ही देर में पीएमओ की हाई लेवल बैठक होने जा रही है। पीएम के प्रधान सचिव बैठक में मौजूद रहेंगे, कैबिनेट सचिव और उच्च अधिकारी शामिल होंगे। जोशीमठ के स्थानीय अधिकारी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा बनेंगे और यहां पर अधिकारी तमाम जुड़ने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे, देखिए जोशीमठ में जो बड़ा संकट इस वक्त मंडरा रहा है लोगों के सर पर, ऐसे में सरकार उनका सहारा बनने की पूरी कोशिश कर रही है। पीएमओ की हाई लेवल बैठक अब से कुछ ही देर बाद होने जा रही है, जिसमें तमाम अधिकारी जुड़ेंगे और वहां के हालात को लेकर चर्चा होने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये बना हुआ है कि कहीं ये किसी बड़े संकट की आहट तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी बड़ी दरारें वहां पर सड़कों पर नजर आ रही हैं और लोगों के घर दरकते हुए नजर आ रहे हैं, मंदिर धराशायी होते नजर आ रहे हैं, लोगों में दहशत उतनी ही ज्यादा तेजी के साथ बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि बीच बीच में आपने देखा, पिछले एक महीने की अगर बात करते हैं, दर्जन भर से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस बीच खतरा बहुत बड़ा हो सकता है, लोगों को बार बार यही डर सता रहा है। जोशीमठ मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जानकारी ली है। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की, जोशीमठ के हालातों की जानकारी ली है। सीएम धामी ने पीएम मोदी को पूरी डिटेल दी है कि क्या हालात जोशीमठ में बने हुए हैं, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने, सड़कें वहां टूट रही हैं, मकानों में दरारें आ रही हैं, लोग डर रखे हैं, दहशत में है, अपना घर छोड़ करके कहीं और उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहां पर काम होगा। तो जोशीमठ में मकानों में दरार और जमीन धंसने के मामले में केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है और इसका असर भी दिख रहा है। जोशीमठ को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। खतरे की जद में आए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और दहशत में आए लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। जोशीमठ को लेकर एक्शन में पीएमओ, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। जोशीमठ आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित, हाहाकार के बीच पहुंच रहे हैं मददगार। जोशीमठ में मकानों की दीवारों पर पड़ी मोटी दरारें और सड़कों के फटने की तस्वीरों ने सबको सख्ते में ला दिया है। लोगों में दहशत का माहौल है, तो प्रशासन भी लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश में लगातार लगी है। खासकर पीएमओ के एक्शन में आने के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में है और पीड़ित परिवारों के साथ हमदर्दी दिखाने में लगा हुआ है। सर्वे टीम हर उस परिवार तक पहुंचने में लगी है जो पीड़ित हैं, ताकि उनको कुछ राहत दिलाई जा सके। स्थानीय प्रशासन एक्शन मोड में है। तमाम रास्ते हैं जो कि बहुत खराब हैं, इसके बावजूद भी जिला प्रशासन के लोग उन गांवों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं
कि हर एक आदमी की तकलीफ को दूर किया जा सके। आप देख सकते हैं कि ये प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है, मंडलायुक्त हैं और साथ साथ डीएम भी हैं। आप चिंता मत करो, हम आपको आगे चिंता मत करो। मेरे पति बीमार आदमी है, कितने महीनों से इलाज हो रही है उनकी। आपके हस्बैंड ये है मेरा हस्बैंड, बीमार आदमी है सर, उनकी नगर से इलाज चल रही। आप परेशान मत हो, हम आपको आज ही मैं जाऊंगा तब यहाँ से जब आपको शिफ्ट करा दूंगा, ठीक है? आप चिंता मत करो। एक छोटा सा वार्ड मेंबर है, इतना बड़ा वार्ड है, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। जो भी व्यक्ति अभी इन असुरक्षित क्षेत्रों में अभी शेष हैं तो उनकी सामान की शिफ्टिंग के लिए जैसे प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर ऑफिसर नामित किए गए हैं, उनके साथ एसडीआरएफ की टीम है। सामान शिफ्टिंग में भी हम संपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। जोशीमठ के ज्योतिर्मठ में भी दरारें देखने को मिली। ज्योतिर्मठ के स्वामी विश्व प्रियानंद ने दिखाया कि मठ में भी दरारें आ गई हैं। आप देख सकते हैं खतरा ज्योतिर्मठ पर भी अब मंडराने लगा है। पिछले 3 दिनों में मठ की दीवारों से लेकर फर्श पर भी दरारें पड़ गई हैं। पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं और ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये ऐसा बताया जाता है भूविज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है और एकदम से जो उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशीमठ आ गया है और उसी के साथ जो है हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो भी इसकी जद में आ रहा है। ये खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं वो बेहद खतरनाक हैं। इसकी तस्दीक जोशीमठ का अध्ययन कर लौटी विशेषज्ञों की टीम की सिफारिशें करती हैं। टीम की सिफारिश के आधार पर जोशीमठ को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। हालात को देखते हुए खतरे का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में सुनिए मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अवि मुक्तेश्वरानंद स्वामी का इस खतरे पर क्या कुछ कहना है। अभी तक किसी को पता नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है भूगर्भ में, किस कारण से ये सब कुछ हो रहा है। और जब तक ये पता नहीं कि किस कारण से हो रहा है तब तक ये भी पता नहीं हो सकता है कि कितना तक होने वाला है। आखिर ये बात कहाँ तक जा कर के रुकेगी? क्या पूरा नगर समाप्त हो जाएगा? क्या कुछ अंश समाप्त हो जाएगा? क्या दरारें आकर के फिर धरती जहाँ की तहाँ रुक जाएगी? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिस बारे में अभी स्पष्टता नहीं है। खतरे को देखते हुए सेना ने जोशीमठ स्थित अपने आवासीय परिसर में खतरे की जद में आए भवनों को खाली कर यहां से रह रहे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। सामरिक महत्व का बद्रीनाथ हाईवे भी जोशीमठ भूधसाव की जद में आ चुका है। राजमार्ग पर आई बड़ी बड़ी दरारें चिंता का कारण बन गई हैं। यदि दरारें थमी नहीं तो हाईवे का एक बड़ा हिस्सा कभी भी जमींदोज हो सकता है। ऐसे हालात में भारतीय सेना चीन की सीमा से कट सकती है। जोशीमठ में अब तक 9 वार्डों के करीब 600 से ज्यादा घरों में दरारें आई हैं। कुल 67 परिवारों को अब तक सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। जोशीमठ में अर्धचंद्राकार में हिस्सा प्रभावित है। जोशीमठ में औली रोड पर स्थित है प्रभावित इलाका। सुनील वार्ड से लेकर रविग्राम, मनोहर लाल बाग, सिंह द्वार, जेपी कॉलोनी, एटी नाला और अलकनंदा नदी तक का इलाका प्रभावित है। अर्धचंद्राकार आकृति का करीब 1.5 किलोमीटर का हिस्सा प्रभावित है। शहर का लगभग 40% हिस्सा प्रभावित है। इसी हिस्से को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। अक्षय राय और महिमा सिंह कंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इसी बीच अक्षय राय और महिमा सिंह कंवर हमारे 2 संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले अक्षय, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि आपने शुरुआत से नजर बना रखी है, हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो आम जनता वहां पर है उनका किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? क्योंकि पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वहां पर आम जनता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उनकी पीड़ा जानने के लिए पहुंचे थे।
देखिए, जिस तरह से हालात जोशीमठ में बने हुए हैं, निश्चित रूप से लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो नियंत्रित रह सकें, लेकिन जो दशा है वो निश्चित रूप से ये बताने के लिए काफ़ी है कि क्या कुछ जोशीमठ में हो रहा है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, अपने आप को समझाने बुझाने में लगे हुए हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको सही जगह पर शिफ्ट किया जाए। और जिस तरह से मामला सामने आया है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जोशीमठ वासियों के लिए आपदा है, और इस आपदा से निपटने का उनके पास अभी कोई साधन सामने नहीं आ रहा है। सरकार के सामने अब एक बड़ा लक्ष्य ये है कि तमाम लोगों को 603 जगह अभी तक जो मकान अभी चिन्हित हुए हैं, परिवार चिन्हित हुए हैं, जिनको शिफ्ट किया जाना है, और अभी तक जो खबरें आई हैं 80 लोगों को शिफ्ट किया गया है, 80 परिवारों को शिफ्ट किया गया है, यानी कि अभी भी बहुत लोगों को शिफ्ट किया जाना बाकी है। और प्रशासन लगातार हालांकि कोशिश कर रहा है कि वो लोगों को शिफ्ट कर सके, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा सके, लेकिन तमाम जगहों पर क्योंकि दीवारें फटी पड़ी हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर जाना भी नहीं चाहते, एक उनका समस्या ये भी है। लेकिन खतरा क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, प्रशासन कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझा बुझा करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके। जिस तरह से पीएमओ ने एक्शन लिया है, जिस तरह से पीएमओ लगातार निर्देश दे रहा है, यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी हैं, जोशीमठ के जो एसडीएम हैं, इसके अलावा जो चमोली के डीएम हैं और कमिश्नर हैं, वो लगातार वापस लौटेंगे। महिमा, किस तरीके के इंतजामात वहां पर नजर आ रहे हैं लोगों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे क्योंकि लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपने देख ली कि किस तरह से यहाँ पर त्राही त्राही मची हुई है, लोग बहुत परेशान है। सबसे बड़ी बात, राज्य सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा। अब नजर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, चूंकि हाई लेवल मीटिंग का जिक्र यहाँ पर आपने भी किया, तो कुछ देर पहले तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। ये वो जगह है जिनका घर फिलहाल टूट चुका है, जो लोग काफी ज्यादा परेशान है, उनको यहाँ पर रखा गया है, इनसे बात हम करेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे, ग्राउंड की तस्वीरें भी आपने तमाम दर्शकों को हम दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं ठीक है, क्या इनको खाने पीने के लिए ठीक से खाना और फिर पानी का इंतजाम क्या ठीक से मिल रहा है। इनसे बातचीत करते हैं। एक माता जी हमारे साथ है। आप ही राम राम, कैसे है बाबा? रास्ते में आ रखी है, प्राइमरी स्कूल में आ रखी है, घर सब टूट गई है, और कहाँ जाए क्या जाए, हमारे कहीं वो कुछ नहीं है जाने की। यहाँ पर आ रखी, यहाँ भी बोल रही कि अब कहीं चले जाओ, बल्कि पता नहीं कहाँ लगा रहे हमको। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए तो थे, उनकी तरफ से कहा गया इधर नहीं आए, बोल रहे कि इधर आ रहे, पर नहीं आए, हमको पता ही नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग भी लगातार इसको लेकर के पीएमओ मीटिंग करेगा और उनकी तरफ से कहा गया कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आपको प्रधानमंत्री से कितनी उम्मीदें, क्या उम्मीदें? उम्मीदें तो पहले काफ़ी थी। उन्होंने हमें घर भी दे रखा है, आवास दिया है, सिलेंडर दिए हैं, राशन फ्री देता है, पर लेकिन जो उम्मीदें अभी थी वो हमारी सारी टूट चुकी है। घर हमारा पूरा बिखर गया है और अभी इस प्राइमरी स्कूल में हम अपना गुजारा कर रहे हैं, पूरा परिवार यहीं बैठा हुआ है और हमें जल्द से जल्द यही चाहते हैं हम सरकार से कि जल्द से जल्द हमें घर दे दें, हम इतने में शामिल हैं। ठीक है, एक बार हम अंदर भी जाके देखते हैं कि क्या यहाँ पर व्यवस्था है। आप एक बार मेरे साथ चल पड़िए, कैमरामैन से मैं कहूँगी कि एक बार मेरे साथ आइए और यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर अभी लोगों का जो घर टूटा हुआ है और फिलहाल इनको यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर कितने लोग रहते हैं इस कमरे में? कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आप ये भी बताइए। ये हम 4-5 परिवार यहीं पे रह रहे हैं। अब देखो जाना कहाँ है, पूरा घर तो टूट गया है, बिल्कुल महिमा, हम देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से वहां पर पीड़ित है और अपना दर्द साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। महिमा, आप नजर बना के रखिएगा वहां के हालात क्या है, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 4 के वार में जोशीमठ की तस्वीरें आपने देख ली, वहां पर क्या हालात बने हुए। आगे रुक करते हैं। देश के सबसे साफ स्वच्छ शहर इंदौर में आज 70वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। यह सम्मेलन 3 दिनों यानी आज से 10 जनवरी तक चलेगा। प्रवासी सम्मेलन कोविड महामारी के चलते 4 साल बाद होने जा रहा है, जिससे इसका महत्व बढ़ गया है। इस बार इस सम्मेलन का विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार रखा गया है। सम्मेलन में लगभग 70 विभिन्न देशों के 3500 से अधिक प्रवासी सदस्य भाग ले रहे हैं। यह विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ जुड़ने और इसी के साथ संपर्क स्थापित करने और प्रवासी भारतीयों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। 70वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे 4 साल के बाद और कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार वास्तविक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। महामारी के दौरान 2021 में अंतिम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन 3 खंडों में होगा। आज युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में हुआ है।
और इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर प्रवास भाइयों का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि देश में निवेश की अपार संभावना है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये तमाम बातें आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसके पास अब बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, निवेश के लिए हमारे पास पर्याप्त जमीन की उपलब्धता है, हमारे पास 24/7 पावर है, बिजली है, हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, हमारे यहाँ मैंडेज लॉस नहीं है और इसलिए उद्योगों के लिए सारी अनुकूल परिस्थितियाँ आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। टूरिज्म जैसे सेक्टर में भी मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, अब तो चीता स्टेट भी है, 3 वर्ल्ड हेरिटेज हैं, 2 ज्योतिर्लिंग है, 11 टाइगर रिजर्व्स हैं, तो अनंत संभावनाएं मध्य प्रदेश में। और इस मौके पर युवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश बड़ी तेजी से विकास कर रहा है। अनुराग ठाकुर युवा और खेल मंत्री हैं, जिन्होंने क्या कुछ कहा उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो गए हैं। जहां दुनिया कोविड से लड़ रही थी, भारत के युवा अपनी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा देने का काम कर रहे थे। आपदा के समय भी अवसर की बात युवाओं ने दिखाई और हमारी 50 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा भी आपदा के समय मिला। ये दिखाता है भारत के युवाओं की क्षमता क्या है। और इस बीच हमारी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है इंदौर से लाइव। पूर्णिमा, आपका रुख करना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह की तैयारियां वहाँ पर हो रही है? बताया जा रहा है 10 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया। पूर्णिमा, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी पूर्णिमा, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तैयारी है पूरे कार्यक्रम को लेकर? 10 तारीख तक ये कार्यक्रम चलना है और काफी लंबे समय के बाद फिर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूर्णिमा, किस तरह की तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है? काफी लंबे समय के बाद फिर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आयुषी, देखिए तैयारियां, अगर आप तैयारियों की बात करेंगी तो मैं कहूंगी कि शब्दों से ज्यादा मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश के हर एक जिले की क्या खूबसूरती है उसे यहां पर उकेरा गया है। लेकिन तैयारियों के साथ साथ मैं आगे बढ़ते हुए आपको तस्वीरें दिखाने के साथ साथ थोड़ी जानकारी भी दूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस सम्मेलन की, और इस सम्मेलन को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, शानदार तैयारियां की गई। आज यहाँ पर अनुराग ठाकुर थे, एस जयशंकर की मौजूदगी थी, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद थे। आज यहाँ पर 56 का भी जिक्र हुआ, तो यहाँ पर सराफा बाजार का भी जिक्र हुआ। और इसके साथ ही जब एस जयशंकर ने यह कहा कि ये वो वक्त है जब इसका आयोजन हो रहा है सम्मेलन का, जब हम भविष्य की संभावनाओं को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात जल्दी से बता देती हूं, क्योंकि ये हम प्रवासी समुदाय की बात कर रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा देखिए वैसे तो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है बीज का बिखरना, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। आप इसी से समझिए कि इंडियन डायस्पोरा किस तरीके से 100 देशों से ज्यादा 3 करोड़ की संख्या में इस वक्त भारतीय समुदाय के तौर पर अलग अलग जगह नजर आता है, और उन सबको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है। इंदौर जो कि एक क्लीनेस्ट सिटी है, जहां पर हम पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश का इसका चुनाव हुआ है। और अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो एक तरफ जहां पर आज सम्मेलन का आयोजन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जिसमें आज युवाओं के ये नाम रहा, कल हम देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे, सूरिनामी और साथ ही गुयाना के राष्ट्रपति का वो स्वागत करेंगे। कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन होगा, उससे पहले शिवराज सिंह चौहान का संबोधन होगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश, और जैसे ही ये इवेंट खत्म होगा उसके बाद है इन्वेस्टर्स समिट, यानी कि निवेश को लाने की प्रबल संभावनाओं को तलाशा जाएगा। पूर्णिमा, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। पूर्णिमा इस वक्त वहां पर मौजूद है और वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं ये भी बखूबी वो बता रही हैं, साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है और अभी इसका क्या इम्पैक्ट है वो भी बखूबी वो बताती हुई नजर आ रही थी। इस बीच आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा। आलाकमान इस विषय पर गंभीरता पूर्वक कर रहा विचार। सूत्रों के मुताबिक अगले एक सप्ताह में इस बारे में मोदी शाह अंतिम फैसला ले सकते हैं। 2023 चुनाव के मद्देनजर यह फैसला होगा। वैसे शिवराज सिंह हैं आम आदमी से जुड़े एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, लेकिन भाजपा का लक्ष्य है दिसंबर 2023 में फिर से सरकार बनाना। उधर कांग्रेस और कमलनाथ भी कर रहे अपनी तैयारी, इसलिए मध्य प्रदेश में भी
लागू हो सकता नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल। मुख्यमंत्री के संभावित इस्तीफे के साथ ही भोपाल में शपथ ले सकता है एक नया मंत्रिमंडल, क्योंकि भाजपा की चुनावी रणनीति में मध्य प्रदेश का है एक महत्वपूर्ण स्थान। फिलहाल शिवराज के विकल्प के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय का नाम ज्यादा चर्चा में, लेकिन ऐन वक्त पर सामने आ सकता कोई डार्क हॉर्स भी। देखिए, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा। एक तरफ जहां कांग्रेस और कमलनाथ भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल भी, क्योंकि 2023 में फिर से रिपीट सरकार करने की तरफ लगातार तैयारी भरे कदम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के संभावित इस्तीफे के साथ ही भोपाल में शपथ ले सकता है एक नया मंत्रिमंडल, क्योंकि भाजपा की चुनावी रणनीति में मध्य प्रदेश का है एक महत्वपूर्ण स्थान। फिलहाल शिवराज के विकल्प के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय का नाम ज्यादा चर्चा में। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा।